नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना। ठीक है, भले ही आज संविधान का स्रोत है, लेकिन पहले ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। प्रस्तावना हमारा चल रहा था और कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल अंकित सर का बर्थडे था। सब लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था, तो कल इस कारण क्लास नहीं हो पाई थी। अभी ये क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्लास नंबर जो है ये आज 2 है। एक क्लास हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। प्रस्तावना के बारे में हम बात कर रहे थे कि भैया प्रस्तावना से संबंधित मैं एक चीज आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कल अंकित सर का बर्थडे था और एक आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप था हमारे यहाँ, तो उस कारण थोड़ा से वेजी रहे, ब्लड दिया तो थोड़ा सा थकावट सी भी महसूस हुई, तो कल क्लास नहीं ले पाए थे। और आज फिर मैं माफी मांगूंगा क्योंकि कल फिर नहीं होगी आपकी क्लास, क्योंकि कल मेरी मैराथन है 4 बजे से। बिहार मद निषेध में मेरी मैराथन है पॉलिटी की, तो आप लोग भी शाम 4 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर आपकी क्लास होगी नहीं। चलिए, धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना को लेकर। मैं आपसे एक चीज बात करना चाहता हूं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रस्तावना, जिसे 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया था संविधान सभा ने। मैं आपको बता रहा था कि 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना संविधान का ही भाग बनी या जोड़ी गई या लागू की गई। तो आप कहेंगे जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में प्रस्तावना संविधान के साथ लागू कर दी गई। ठीक है, हम बात कर रहे थे प्रस्तावना में। मैंने आपसे केस पढ़े थे, केस बताए थे। मैंने आपको आज जो बताना था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की चीजें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर प्रस्तावना की शब्दावलियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे यहां पर प्रस्तावना के बारे में। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये प्रस्तावना है, यहां पर उद्देशिका है। यहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं न्याय की, कि भैया न्याय कितने प्रकार का है। आप मुझे बताइएगा कि साहब ये बताएं कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें न्याय कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का है। तो यहां पर लिखा हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मैं ऐसे करके लिख दूं क्या? मैं नेक्स्ट पेज पर लिखना चाहूंगा कि हमारी प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है। मैंने शायद ये अभी आपको नहीं बताया था, है ना? प्रस्तावना में न्याय, आप कहेंगे न्याय कितने प्रकार का था, जल्दी से बताइए। न्याय, जस्टिस इन प्रियम्बल। आप कहेंगे जस्टिस इन प्रियम्बल, जस्टिस इन प्रियम्बल। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जस्टिस इन प्रियम्बल में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप मुझे बताएंगे कि प्रस्तावना में न्याय जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से न्याय हैं? जैसे सामाजिक न्याय होगा। कौन सा? सामाजिक न्याय हम पढ़ेंगे भैया, सामाजिक न्याय है। एक आप कहेंगे आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय है। और एक राजनीतिक न्याय है। क्या है? राजनीतिक, राजनीतिक न्याय। तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताइए, यहां पर सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कि इसे हम क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस। क्या बोलेंगे हम इसको? सोशल जस्टिस। चलिए, तो सोशल जस्टिस हो जाएगा। ये फिर इकोनॉमिक जस्टिस हो जाएगा। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस इंग्लिश में बोलेंगे। और इसे बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस बोलेंगे। अब यही बात हमने यहां पर लिखी थी। ठीक है सर, लाइन वाली लाइन लिखवाइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल लाइन बाई लाइन लिखवाऊं, ताकि हम जो है ग्रेजुएशन के पेपर देने चाह रहे हैं और हमें कॉपियां भरनी है। हम 12th के पेपर देने जा रहे हैं क्योंकि लाइन बाई लाइन हमें लिखनी है और वहां पर हम जो है पढ़ लेंगे। ठीक है,
भैया यहां पर जितना शॉर्ट पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमने यहां पर बात की थी, मैं क्वेश्चन भी लाया हूं आज। मैं आज आपका टेस्ट भी कराऊंगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को। यहां पर मैंने कहा था कि न्याय तीन प्रकार का था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यानी कि जो जस्टिस था, ये जस्टिस तीन प्रकार का था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। पांच प्रकार की हो गई, थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। यानी कि जो स्वतंत्रता है ये पांच प्रकार की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। चलिए अब हम यहां पर यह बात करते हैं कि भैया प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता, आप कहेंगे स्वतंत्रता, लिबर्टी। चलिए भैया लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, तो आप कहेंगे लिबर्टी भैया कितने प्रकार की बताई गई है। लिबर्टी है जी पांच प्रकार की। कौन कौन सी? तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि साहब लिबर्टी कौन कौन सी है। तो एक आप कहिएगा कि किसकी, विचार की स्वतंत्रता मिली हुई है। विचार बोले तो थॉट, क्या है जी, थॉट। आपको विचार की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप कहेंगे विश्वास की स्वतंत्रता मिली हुई। अभिव्यक्ति, पहले अभिव्यक्ति लिख लीजिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दी गई है। विचारों को विचार करने की, सोचने की अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता है। विश्वास, आप कहेंगे विश्वास, और विश्वास बोले तो बिलीफ, आप कहिएगा भैया बिलीफ। ठीक है जी, विश्वास बोले तो बिलीफ। फिर आप बोलेंगे धर्म। धर्म को यहां रिलीजियन मत लिखना, यहां फेथ लिखना। क्या लिखना? फेथ। और इसके साथ साथ उपासना। उपासना बोले तो भैया वर्शिप, पूजा, पूजा करने की स्वतंत्रता, वर्शिप। चलिए बहुत बढ़िया, हमने पढ़ लिया कि भैया पांच प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी प्रस्तावना में दी गई हैं। कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? पांच प्रकार की। कि भैया जस्टिस या न्याय कितने प्रकार का दिया गया है? आप कहेंगे जस्टिस या न्याय तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। चलिए आगे बात करते हैं कि भैया यहां पर प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है। समानता, आप कहेंगे समानता, समानता, इक्वलिटी। आप मुझे बताइए जी इक्वलिटी कितने प्रकार की है। इक्वलिटी कितने प्रकार की होगी? तो आप कहेंगे भैया दो प्रकार की इक्वलिटी है। कि समानता कितने प्रकार की है जी? दो प्रकार की समानता है। कि कौन कौन सी है जी? आप बता दीजिएगा। दो प्रकार की समानताएं हैं। देखिए समानताओं की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानता कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी दो प्रकार की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। क्या ये वाली बातें हमें पता है? क्या ये वाली बातें हमें पता हैं? आप कहेंगे दो प्रकार की तो स्वतंत्रताएं हो गई, या तीन प्रकार की या पांच प्रकार की। तो स्वतंत्रता पांच प्रकार की, समानता। आप कहेंगे प्रतिष्ठा या गरिमा। आप यहां पर लिखना प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या गरिमा। गरिमा कह लें, प्रतिष्ठा कह लें, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको स्टेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस। तो ये हमने पढ़ लिया। अब अवसर, अवसर मतलब सभी को अवसर की समान अवसर मिलने चाहिए। अपॉर्चुनिटी, आप कहेंगे भैया अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो ये वाली बातें हम लिखेंगे कि भैया सभी को अवसर की समानताएं हैं। ये वाली बातें आप लोग ध्यान में समझें। ठीक है अंकित जी, बिल्कुल। नाम इंग्लिश में जरूर लिखूंगा मैं। देखिए हर चीज की इंग्लिश लिखता हुआ चल रहा हूं, हर चीज की इंग्लिश लिखता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बाइलिंगुअल आपको चीजें दूं। मेरा प्रयास पूरा है, मैं सबको आपको देता चलूंगा। कि गरिमा कह लें, प्रतिष्ठा कह लें, स्टेटस कहते हैं इंग्लिश में, अवसर को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने यहां पर पढ़ ली कि भैया प्रस्तावना में भाईचारा कितने प्रकार का है। भाईचारा, आप कहेंगे भाईचारा कह लें, फ्रेटर्निटी कह लें। आप बताइएगा कि भैया फ्रेटर्निटी,
फ्रेटर्निटी कितने प्रकार का है जी? फ्रेटर्निटी तो आप बताएंगे भाईचारा कितने प्रकार का है? भाईचारा एक प्रकार का है। क्या है जी वो भाईचारा? आप यहां पर लिखिएगा जी, वो भाईचारा है बंधुत्व। क्या है? आपने पढ़ना है कि भैया बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व को भी इंग्लिश में फ्रेटर्निटी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाईचारा। तो आप कहिएगा इसे भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप बताना कि इसको इंग्लिश में भी फ्रेटर्निटी ही कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप बताना कि इसको फ्रेटर्निटी ही कहा जाता है। ठीक है, यहां लिखा है ना कि भैया फ्रेटर्निटी कितने प्रकार की है, ये फ्रेटर्निटी एक ही प्रकार की बताई गई है। तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, फ्रेटर्निटी की स्पेलिंग में थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं FRA होगा, मैंने ई लिख दिया है, फ्रेटर्निटी। ठीक है जी, फ्रेटर्निटी। चलिए ये हमने लिख लिया। फ्रेटर्निटी हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग अब तो पढ़ ही लेंगे कि बंधुत्व को भी हम फ्रेटर्निटी ही बोलते हैं। चलिए, तो ये बात हमने पढ़ ली कि भैया बंधुत्व एक प्रकार का है। बंधुत्व कितने प्रकार का है? एक प्रकार का बंधुत्व है। यहां पर हमने लिख लिया कि भैया न्याय कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समानता 2 प्रकार की। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मैंने यहां पर बता दिया। अच्छा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यहां पर लिखा है ना, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द के स्थान पर क्या लाया गया है? तो आप कहेंगे जो बंधुत्व शब्द आया है, जो बंधुत्व शब्द आया है, ये बंधुत्व शब्द किसके स्थान पर आया है? तो आप कहेंगे बंधुता बढ़ाने के लिए बंधुत्व शब्द लाया गया है। तो आप ये यहां पर लिख सकते हैं नोट में। नोट में आप लिखेंगे कि जो बंधुत्व शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बंधुत्व शब्द फ्रेटर्निटी, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता, आप कहेंगे राष्ट्र की एकता एवं जो अखंडता शब्द आया है वो कहां पर आया है? इस प्रकार से संबंधित है कि बंधुत्व शब्द, ये जो अखंडता शब्द है वो राष्ट्र की एकता, यहां पर लिखा है ना, राष्ट्र की एकता और बंधुता के स्थान पर आया है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता एवं बंधुत्व के स्थान पर किसको लाया गया है? स्थान, आप कहेंगे स्थान पर एक शब्द यूज किया गया है, अखंडता। आप कहेंगे साहब अखंडता तो पहले था ही नहीं। अखंडता जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटेग्रिटी। क्या बोलेंगे इसको? इंटेग्रिटी। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कि राष्ट्र की एकता और बंधुत्ता के स्थान पर कौन सा शब्द आया है जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है? वो भैया कौन सा होगा? वो अखंडता शब्द होगा। कौन सा होगा? वो भैया अखंडता शब्द होगा। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ये वाली बातें हमने यहां पर लिख ली। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस जारी है? चलिए, तो ये चीजें भी आपने लिख ली होंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन अब मैं कुछ शब्दावलियों की बात करता हूं। मैं कुछ शब्दावलियों की बात करता हूं कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति किसमें है। आप कहेंगे संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो जनता है, वो प्रजा है, वो हम और आप हैं। ठीक है। अखंडता का मतलब है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं होगा। अखंडता मतलब एक यूनिटी में हम रहेंगे, इंटीग्रिटी में हम रहेंगे। ठीक है। प्रतिष्ठा होती है भैया मेरा मान सम्मान, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट, मेरा मान सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। इट्स कॉल स्टेटस, गरिमा, प्रतिष्ठा। कहते नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी गरिमा में कोई उंगली उठाए मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये बात हमने पढ़ ली, लेकिन अभी इससे पहले मैं आपको प्रस्तावना के कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करूंगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना के या प्रस्तावना की शब्दावली, की शब्दावली, शब्दावली।
आप कहेंगे साहब जो प्रस्तावना की शब्दावली है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे भैया इसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे जो वर्ड्स हैं प्रस्तावना में जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे सबसे पहले आती है समाजवाद या संप्रभुता, आप कहेंगे संप्रभुता। संप्रभुता जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सोवरन बोल सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर किसी भी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर आप समझना संप्रभुता संपन्न का क्या मतलब है। पहला शब्द मैं आपको बता रहा हूं, संप्रभुता। संप्रभुता संपन्न, संप्रभुता संपन्न, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे भैया इसको हम क्या बोलेंगे, सोवरन। ठीक है, सोवरन। आप पढ़िएगा कि भैया जो सोवरन है संप्रभुता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोवरन। इसका मतलब है कि भारत अपने इंटरनल मैटर या भारत अपने हर मामले पर खुद पर भैया डिपेंड है। वो अपनी किसी भी बाह्य और आंतरिक नीति को लेकर किसी दूसरे देश के साथ संधि करना चाहे कर सकता है, युद्ध करना चाहे कर सकता है। वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो क्या है, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। हर चीज की इंग्लिश लिखनी है आपको, वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। ठीक है जी, कि जो वर्ड्स हैं जैसे संप्रभुता है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, आप मुझे बताइएगा इसका मीनिंग क्या होगा। कौन कौन भैया बता देंगे कि साहब इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि इसका मीनिंग है कि भारत अपने आंतरिक, या किसका नाम गलत लिख दिया मैंने, कहां पर नाम गलत लिख दिया, चलिए ये वाली बातें हम लोगों ने लिख ली। चलिए ये वाली बातें हमारी हो गई हैं। यहां पर एक चीज और लिखना कि साहब संप्रभुता गलत लिखा है क्या मैंने, कहां गलत लिखा है, संप्रभुता, ओहो ओहो ओहो, चलो संप्रभुता, संप्रभुता संपन्न। ठीक है, चलिए इससे पहले दो तीन चीजें समझेंगे कि ये जो शब्द हैं ये हमने कहां से लिए, रूस। रूस बोले तो रसिया, कहां से लिया ये हमने, रसिया से। कि भैया जो न्यायिक आइडियल हैं ये हमने कहां से लिए हैं, रूस से। जबकि एक चीज और आप लोग याद रखना कि भैया फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, आप बता देना कि सर फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, या फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस की अगर बात होगी तो फ्रांस, ठीक है जी, फ्रांस ऐसे लिखते हैं ना। फ्रांस से हमने क्या लिया है, आप कहेंगे सर स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बोले तो लिबर्टी, लिबर्टी, समानता बोले तो इक्वलिटी, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। आप कहेंगे भैया बंधुत्व जैसे शब्द, बंधुत्व जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी, कि भैया फ्रेटर्निटी, ये हमने कहां से लिए हैं, कि ये जो शब्द हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं। कहां से, फ्रांस से। ठीक है, कि ये शब्दावली हमने कहां से ली है, फ्रांस से। आप कहेंगे साहब ये तो हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस से। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी एवं बंधुत्व जैसे शब्द लिए हैं। ठीक है, ये हमने यहां पर पढ़े। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये हम पढ़ रहे थे, इसका मतलब क्या है कि भारत, भारत, इंडिया, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर, आप कह सकते हैं आंतरिक, आंतरिक
एवं बाह्य मामलों पर खुद पर या मामलों पर स्वतंत्र है, कि भैया वो खुद डिसीजन ले सकता है, फ्री है। भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो मैटर्स हैं उनमें भारत अपने आप इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। क्या कर सकता है? वो स्वयं ले सकता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। ये हमने पढ़ लिया कि संप्रभुता के बारे में हमने पढ़ना है, यहां पर हमने पढ़ लिया। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पर स्वतंत्र है, वो किसी भी चीज को लेकर किसी दूसरे देश के साथ डिपेंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान का जो मूल स्रोत है वो क्या होगा? भारत की जनता, भारत के लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि भारतीय, यहां पर आप समझिएगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहेंगे भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारत के लोग यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्या है? संविधान के मूल स्रोत हैं। भारत के लोग संविधान का या संविधान के मूल स्रोत हैं, संविधान के मूल स्रोत हैं। ठीक है, आप कहेंगे भैया मूल स्रोत हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं इंडियंस आर बेसिक सोर्स, या भैया ओरिजिनल सोर्स कह सकते हैं इसको, ओरिजिनल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यहां पर ये वाली बातें हम लोगों ने लिख ली हैं? चलिए, हमने ये सारी बातें लिख ली हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। चलिए, ये सारी बातें हमने लिख ली कि भैया इंडियंस आर ओरिजिनल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारतीय हैं वो भारतीय क्या हो जाएंगे? संविधान के मूल स्रोत हैं। अब समाजवादी शब्द आता है, सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? कि सोशलिस्ट साधन के समाजवादी स्वरूप को कहते हैं। जैसे सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है, या सोसाइटी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, की जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करता है। कठिन शब्द है। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, चलिए मुझे बताइए। हाँ जी, ये वाली बातें हम लोगों ने लिख ली, किसी को कोई दिक्कत है क्या? फटाफट से बताइए। फ्रांस भी मैंने गलत लिखा है क्या? कहां पर है फ्रांस? ये है तो FRANCE, फ्रांस, ठीक तो है ये। अब हर चीज को गलत बताओगे क्या आप लोग? चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों की हैबिट में भी है थोड़ा सा, है ना, टीचर को थोड़ा रोक रोक कर चलना। चलिए, समाजवादी, हालांकि मुझे लगता है कि ये सारी इतनी डिटेल में तो नहीं आएगा। समाजवाद, ये समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद को हम सोशलिस्ट बोलते हैं, समाजवादी बोल सकते हैं, समाजवादी। इसे हम क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। क्या बोलेंगे जी? सोशलिस्ट बोलेंगे। अब आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब क्या होगा? ये आप कह सकते हैं कि भैया संविधान का अभिप्राय क्या है? सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। सोशलिज्म से क्या संबंध है? सोशलिस्ट से संविधान का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक साधनों से समाजवादी स्वरूप को प्राप्त करना। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? कि समाजवादी का मतलब है कि लोकतांत्रिक साधनों से ही समाजवाद स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसकी लिखने की कोई आवश्यकता होगी। ठीक है, अब कुछ केस में यहां पर आपको समझाऊंगा, हालांकि ये कभी कभी पूछ लेता है। कुछ केस हैं, कुछ केस क्या हैं? जैसे कि कौन सा ऐसा मामला था जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, आत्मा नहीं, मूल आत्मा, ओरिजिनल सोल है। यह किसने कहा था? चलिए मुझे बता दीजिए।
आप कहिएगा फटाफट से। यहां पर हम लोग अगर बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे जल्दी जल्दी से बताइएगा कि कौन सा मामला था। तो एम हिदायतुल्लाह थे भारत के मुख्य न्यायाधीश। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा था कि भैया जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, बेरुवादी मामले में नहीं कहा था उन्होंने। एम हिदायतुल्लाह ने एक मामला था जिसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है, मूल आत्मा। यही तो है। चलिए तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि भैया चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, आप कहेंगे भैया कौन सा था, गोलकनाथ मामला था पंजाब। बिल्कुल, एक भैया ने बता दिया कि भैया कौन सा मामला था, गोलकनाथ मामला था। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था जिसमें यह कहा गया था एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, यहां पर एक बस ये केस और लिख देता हूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। यहां पर हम लिखेंगे कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। ये किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, मूल आत्मा है। प्रियम्बल इज अ ओरिजिनल सोल of constitution। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो आप कहेंगे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायत। आप कहेंगे भैया एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। यहां पर हमने बात करनी है, एम हिदायतुल्लाह ने कहा था, यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था उसमें कहा गया था। ठीक है, यहां तक हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहां तक किसी को कोई समस्या हुई क्या? चलिए अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। हाँ चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। संविधान की आत्मा तो के एम मुंशी ने कहा था, बिल्कुल कहा था के एम मुंशी ने, लेकिन उन्होंने केवल आत्मा कहा था, मूल शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं था। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब हम यहां पर बात करते हैं, कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए मुझे बताइए, संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? हमने पढ़ा था कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी क्या है। हमने ये भी पढ़ा था कि अर्नेस्ट वॉकर ने क्या कहा था, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम कहेंगे मौलिक कर्तव्यों में भी नहीं है, राज्य की नीति निर्देशक में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किसमें था वो? इसमें दिखता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट कहा गया था। और वो किसने कहा था? आप कहेंगे भैया वो किसने कहा था, तो वो आप मुझे बता देना साहब, किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। किसने कहा था? अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था। क्या ये आपको पता था? चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? आप कहेंगे आयरलैंड से नहीं, कनाडा से नहीं, यहां से तो विचार लिया है, आइडिया लिया है। अमेरिका से क्या लिया था? विचार यानी कि आइडिया लिया था। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है भैया? भाषा ली है। यही तो हमने पढ़ा था कि साहब इसकी जो भाषा है वो हमने कहां से ली थी? आप कहेंगे साहब इसकी भाषा तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? आपने बता दिया कि साहब हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। किसी को कोई दिक्कत वाली बात अगर हो रही हो तो मुझे बता दीजिए। यहां तक तो कोई समस्या शायद नहीं चल रही होगी, टाइम भी मैं देता हुआ चल रहा हूं। चलिए बताते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा?
चलिए, हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे की व्याख्या कीजिए। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। तो आप कहेंगे साहब इसका सही आंसर तो यह है कि मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य ये सभी इससे संबंधित होंगे। तो यहां पर आप लोग इसका सही आंसर दे देना ये। चलिए, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए फटाफट से, है ना। इसको आप लोग यहां पर देख लेंगे कि भैया सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? किसने कहा था कुंजी? अब ऑप्शन देखिए, यहां पर हमने लिखा था कुंजी नोट कहा था। कुंजी नोट कह लें, की नोट कह लें, तो हमने पढ़ा था कि भाई की नोट किसने कहा था? नेल्सन मंडेला ने तो कहा नहीं, अंबेडकर साहब ने नहीं कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था, फिर किसने कहा होगा? अर्नेस्ट वॉकर ने। और केवल कुंजी पूछ लिया जाता तब आप कहते साहब गजेंद्र गढ़कर। तब आप क्या कहते? गजेंद्र गढ़कर। तो यहां पर हमने लिख लिया गजेंद्र गढ़कर। चलिए यहां पर हम लोगों ने बातें कर ली हैं गजेंद्र गढ़कर। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? गणतंत्र की प्रकृति हमने पढ़ा कि जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करती है। तो आप मुझे बताइए किस प्रकार है? तो हम कहेंगे कि भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात भैया प्रस्तावना में की गई है। क्योंकि मैंने प्रस्तावना की स्टार्टिंग भी आप लोगों को यही बताई थी। मैंने यही तो कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करते हैं। तो यहां पर भी भाई यही तो लिखा हुआ है। यही प्रश्न आते हैं आप लोगों के, यही तो प्रश्न बनेंगे और आप लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में नहीं है? आप कहेंगे समाजवादी शब्द दिया हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द दिया हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द दिया हुआ है, लेकिन लोक कल्याण शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ। आपने पढ़ा था क्या लोक कल्याण कहीं भी नहीं हुआ? हां जी, देखिए ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, लेकिन मूल आत्मा शब्द का प्रयोग किसने किया है? मूल आत्मा शब्द का प्रयोग गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में एम हिदायतुल्लाह ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तब ठाकुरदास भार्गव। लेकिन यदि पूछे प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, तब आप कहेंगे एम हिदायतुल्लाह। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गढ़कर। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, अर्नेस्ट वॉकर। ऐसे थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस है। चलिए, लिखा है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्या वो गणतंत्र कहलाता है? क्या वो समाजवाद कहलाता है? क्या लोकतंत्र कहलाता है? क्या निरपक्ष कहलाता है? चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर फटाफट से। यहां पर हम लोगों ने बात करनी है। हम कहेंगे भैया हम कैसे देश हैं? हम कैसे देश हैं बताइए, बताइए फटाफट से। हां जी, हमने पढ़ लिया कि भैया हमें पता है कि हमारे यहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती है, लेकिन यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में ही तो हम वोट करते हैं, लोकतंत्र में ही तो हम वोट करेंगे। चलिए ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे जी? 44वें संविधान संशोधन, 39वें संविधान संशोधन, या भैया 41वें संविधान संशोधन? आप कहेंगे भैया 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? आप कहेंगे भैया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट है, जिस निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? आप कहेंगे विश्वास की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचारों की स्वतंत्रता है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता की बात हुई थी? क्या प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात हुई थी? आप कहेंगे जी नहीं।
फिर किसकी बात हुई थी? आप कहेंगे भैया आर्थिक तो न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तो न्याय की बात हुई थी, जस्टिस की बात हुई थी। तो फिर यहां पर आर्थिक इकोनॉमी की बात यहां पर नहीं हुई है, ये इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं हुई थी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात हुई थी। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? तो भैया जो आर्थिक न्याय की बात हुई है, स्वतंत्रता की बात नहीं हुई। स्वतंत्रता 5 बताई थी, कौन कौन सी थी? आप कहेंगे विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म और उपासना। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए हैं? अब समझ में आया आप लोगों को? पहले घबरा रहे थे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या अभी आप लोगों को यह समझ में आ रहा है किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल जी, हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, मात्र एक बार। भाई आप क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, आप इसके आंसर क्यों नहीं डाल रहे? ये क्विज फॉर्म में भी मैं दे दूंगा वैसे आप लोगों को। चलिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, जैसे 11 है इसके आंसर बताना है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी? तो आप कहेंगे साहब कितने प्रकार के न्याय की बात यहां पर की गई है? आप कहेंगे न्याय क्या 4 प्रकार का न्याय है, क्या 1 प्रकार का न्याय है, क्या 2 प्रकार का न्याय? आप कहेंगे न्याय तो 3 प्रकार का था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की बात हुई थी ना? तो आप ये बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब बताइए, अब तो आपको टफ नहीं लग रहा ना मामला? भारत के संविधान में उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? देखिए यहां पर आप बताएंगे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहां पर नहीं है। उद्देशिका और मूल अधिकार में है क्या? मैं कहूंगा नहीं है। तो आप कहेंगे साहब उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी हम जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 39 में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था? जन्म कुंडली का होरोस्कोप कहा था। तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने तो कुछ नहीं कहा, पंडित वल्लभ भाई पटेल ने भी नहीं कहा, अंबेडकर साहब ने भी नहीं कहा। फिर कहा किसने था? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? आप कहेंगे पंथ निरपेक्ष का मतलब है सेक्युलर, और सेक्युलर से हम क्या समझते हैं कि सभी धर्म एक समान है, सभी को समान स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। ठीक है, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, न एकेश्वरवाद है न बहुवाद है। आप कहेंगे सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है। चलिए आगे बात कर लें। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया, हमने यहां पर बात कर ली। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इसका सही आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी जल्दी से। आप कहेंगे कि इनमें से क्या प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है? लोगों को आवास प्रदान करने की बाध्यता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, राष्ट्रपति की शपथ। ना तो इसका वर्णन है, ना तो इसका वर्णन, ना तो इसका। किसका है? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यह भैया इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अब ये संविधान के स्रोत आ गए। हालांकि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से। अब इसमें संविधान के स्रोत स्टार्ट हो गए जो हम कल पढ़ने वाले थे। चलिए ये बताइए मुझे जल्दी से, बताइए भारत में वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? आप कहेंगे सर भाग तो 25 हैं। कितने भाग हो गए? 25 भाग हो गए हमारे संविधान में। पहले कितने थे? 22 थे। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय की संज्ञा किसने दी? ये इंपोर्टेंट है। आप कहेंगे केसी व्हीलर ने दी थी। ये मैंने नहीं कराया है, हालांकि मैं कुछ ये बताने वाला था लेकिन मैंने कराया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जब संविधान के भाग कराऊंगा तो उसमें ये चीज जरूर लिखवाऊंगा। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहां से लिया गया है? आप कहेंगे साहब कहां से? हम भारत के लोग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो है नहीं, मौलिक अधिकारों में भी नहीं है, नागरिकता में भी नहीं है। कहां पर होगी? प्रस्तावना में। कहां पर होंगे? प्रस्तावना में होंगे।
चलिए आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। आप कहेंगे भैया यह क्या कहलाता है? समाजवाद कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा, सार्वभौमिकता कहलाएगा कि सभी लोग समान हैं, सभी एक समान हैं? आप कहेंगे सभी एक समान हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, जहां पर सार्वभौमिकता की बात आ जाएगी, यूनिवर्सल की बात आ जाएगी, तो आप कहेंगे सार्वभौमिकता, सभी लोग एक समान हैं, पूर्णतः भैया मानव हैं, सार्वभौमिकता है। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ बताइए। सभी धर्म समान हैं, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, इनमें से कोई नहीं। आप जल्दी से बताइए, सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन है। ठीक है, सभी को समान समर्थन प्राप्त होगा, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी बराबर होंगे। वहीं भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? आप कहेंगे मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना में। हां जी, यहां पर नहीं, कहीं नहीं, केवल प्रस्तावना में, केवल और केवल प्रस्तावना में। आगे, के मुंशी का संबंध किससे है? आप कहेंगे के मुंशी झंडा समिति से तो है नहीं, संविधान की प्रारूप समिति से है, प्रस्तावना समिति से नहीं है, इससे नहीं है। तो आप कहेंगे भैया प्रारूप समिति से थे। प्रारूप समिति के सदस्य थे, जब हम संविधान का निर्माण कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि के मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे, किसी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है समाजवाद, स्वच्छता, संप्रभुता या अखंडता? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि भैया क्या इसका हो जाएगा। आप कहेंगे जी यहां पर अगर मैं बात करूंगा, देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमने पढ़ा था कि हम अपने आप में अपने ऊपर डिपेंड होंगे, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। तो भैया हम कहेंगे भैया क्या हो जाएगा, सोवरेनिटी, जो मैंने पहले बताया था कि हम अपने ऊपर संप्रभुता हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं। तो ये क्वेश्चन थे, आपने पढ़ लिए होंगे महत्वपूर्ण तरीके से, और आपका चैप्टर भी आज खत्म। कल हम संविधान के स्रोत पढ़ते, लेकिन कल क्लास होगी नहीं, परसों क्लास करेंगे। ठीक है, परसों क्लास करेंगे, क्योंकि कल मैं एक मैराथन ले रहा हूं बिहार मद्य निषेध में शाम 4 बजे से, तो इस कारण ये क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। जय हिंद।